हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव वेज 29वीं क्लास है और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की पहली क्लास होगी, आपको 2 क्लासेस में ये कंप्लीटली पढ़ा दिया जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे ये, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो रोटेशनल मोशन है, मैंने यहाँ पे लिखा है घूर्णन गति और वृत्तीय गति, है ना। सर्कुलर मोशन का मतलब वृत्तीय गति होता है, रोटेशनल मोशन का मतलब घूर्णन गति होता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स इसे ही वृत्तीय गति और घूर्णन गति भी समझते हैं, कोई बात नहीं है। बट रोटेशनल मोशन यानी रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड वाली जब गति हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आधार बनेगा, रोटेशनल मोशन का जो आधार होएगा वो सर्कुलर मोशन होगा। मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट आईआईटी के बच्चों के लिए भी, लैब असिस्टेंट बच्चों के लिए भी और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए भी। क्यों? क्योंकि नीट आईआईटी वाले बच्चे को या लैब असिस्टेंट वाले बच्चों को ये जो रोटेशनल मोशन है बड़ा डराता है, हम घबरा जाते हैं, हमें उसके फॉर्मूला समझ में नहीं आते, कई बार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। क्योंकि रोटेशनल मोशन, इससे पहले जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मोमेंटम से लेकर इक्वेशन ऑफ मोशन से लेकर सर्कुलर मोशन से लेकर प्रोजेक्टाइल से लेकर, इन सब कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होता है। और हमारा दिमाग क्या होता है, हम पढ़ते जाते और पीछे का भूलते जाते हैं। इस वजह से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं हैं और हम ढंग से उसे समझ पाते नहीं हैं। आगे मेरी बात समझें तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोस्ट यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंफ्यूज भी करता है क्योंकि आज तक हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो पढ़ लिया, लेकिन यदि मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ पढ़े, वृत्ताकार पथ पर गति पढ़े, तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सब पता नहीं, समझ में नहीं आता है ना। एंगुलर मोशन, कोणीय गति हमें समझ में नहीं आती है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आज की क्लास होने वाली है धमाकेदार, धुआंधार, क्योंकि आज की क्लास में हम सारे कॉन्सेप्ट को समझकर पटक देंगे और उसके बाद में सवालों को फोड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, पीवाईक्यूज पढ़ने वाले हैं और मंत्रास पढ़ने वाले हैं। मंत्रास वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, जिनसे हमारे बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में धराशायी हो जाते हैं। हम बड़े से बड़े सवालों को फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आज जो ये पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड होने वाला है मोशन से। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर मोशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की, भाई लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है उन दोनों में, है ना। और साथ में हम पढ़ने वाले एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की कहानी यहाँ पर कुछ अलग ही कहती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम आगे बात करेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। तो भाई साहब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखो डेफिनेशन वगैरह आप सबको आती है, ठीक है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। तो अभी आप फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन होता तो मैं आपको ढंग से समझाता, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका एक हिंट दे देता हूँ कि जो सर्कुलर मोशन होता है, देखो एक चीज़ और मैं पहले बता देता हूँ क्लास स्टार्ट होने से पहले, कि कभी कभी ये माइक आसपास के साउंड को कैप्चर जल्दी करता है या कभी कभी ये काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, तो आवाज़ गूंजना चालू हो जाती है। तो यदि आपको ऑडियो का बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अपने हेडफोन्स, ईयरफोन्स यूज़ करिए, ठीक है। वॉल्यूम कम रखिए, आपको समझ में आएगा। बट क्वांटिटी, क्वालिटी और कंटेंट, इनके साथ मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। केवल थोड़ा सा ऑडियो के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो ये प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स यूज़ करना, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। और आपको यदि साउंड समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का बड़ा इंतजार रहता है। तो चलिए सर्कुलर मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन के रिलेशन भी यहीं से समझेंगे हम, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट
किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, किसी वर्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, दो तरह की मोशन होती है भाई, ये होती है लीनियर मोशन, ठीक है ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें आदमी सीधा भागता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है सीधी एक डायरेक्शन में मोशन करता है। ठीक है, तो क्या क्या आता है, इधर आता है डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, किन किन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र होता है, और एक्सीलरेशन, ये सब इधर आती है, यही सब इसमें आने वाला है। वर्ताकार पथ पे मोशन करेगा तो यही सब चीज़ें यहाँ आने वाली है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस आदमी को कहाँ से देख रहे हैं, तभी उसकी वेलोसिटीज बदल सकती है, उसका एक्सीलरेशन चेंज हो सकता है। ठीक है, बट अभी इस बारे में इतना ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे बात करता हूँ कि भाई ये इस वर्ताकार पथ का, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है, सर्कुलर पाथ का सेंटर है ये। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ कहीं पर है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं पर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, यानी रेडियस यानी त्रिज्या। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट इधर इस सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, मैं एक एक फैक्ट्स बताते जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। जब ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो वो भागेगा इधर, जब इधर भागेगा तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा v। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा v। अभी मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं, उसको ध्यान देना। ठीक है, अरे मैं इसको यहाँ से आकर के स्ट्रेट लाइन समझ सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो जब स्ट्रेट लाइन पे कोई आदमी भागता है तो उसकी वेलोसिटी वो किससे लिखते हैं, v से तो बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पर है लीनियर वेलोसिटी v। वो भागते भागते पे यहाँ पर आया तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया इधर, फिर लीनियर वेलोसिटी हो गया v का डायरेक्शन इधर, फिर वो इधर भागते भागते इधर आया, उसका मुंह देखो किधर होगा, इधर ही तो होगा। अरे भाई वो ऐसे ही तो भागेगा, ऐसे भागेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा इधर, और इस साइड में वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा इधर। तो इस तरीके से हम देखें तो ये एक टेंजेंट की तरह है, एक स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और टेंजेंट हमेशा डायमीटर के साथ या रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी इस r के साथ में 90 डिग्री बनाएगी। तो पहली चीज तो ये है कि वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, यानी v इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये इस त्रिज्या के इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी भाई। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखना। चलो मैं यहां पर थोड़ा सा देखता हूं तो ये ऑब्जेक्ट भागते 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 इधर आ गया है, इधर आ गया, और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया इधर। फिर वही बात, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप समझ लो वो है r, रेडियस के बराबर ही तो है, और ये रेडियस के साथ ये वेलोसिटी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अभी मेरी बात समझ में, जो मैंने अभी बोला आपको। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहां भाग रहा है, वो इस A पॉइंट से B पॉइंट पे पहुंच गया है। A पॉइंट से B पॉइंट पर पहुंच गया है, और किसी ने पूछा कि भाई तो A से B पर गया है कितना चला है? तो A से B पर गया है कितना चला है? तो यहां पर तो सीधा सीधा हो सकता था ये पॉइंट A एंड B। उसने कहा कि मैं A से B तक चल गया हूं, मैं A से B तक चल गया हूं, जिसकी डिस्प्लेसमेंट है S, जिसका डिस्प्लेसमेंट है S। ठीक है, लेकिन उसी आदमी ने इसको बोला तो यहां पे चला है, तो बता तो कितना डिस्प्लेसमेंट चला, दोनों में फर्क है, और कितना डिस्टेंस चला। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है। इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी आपका जो विस्थापन है, आपकी जो दूरी वो सेम है, बट यदि किसी पाथ को मैं पकड़कर ऐसे कर देता, ये कर्व हो जाता है, वर्ताकार पथ का एक छोटा सा पार्ट हो जाता, पॉइंट A आ रहता, पॉइंट B आ रहता, तो डिस्टेंस होती आपकी ये, डिस्टेंस होती ये, जिसे मैं r लिख सकता हूं, कुछ भी लिख देता हूं, डिस्टेंस r लिख देता हूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता आपका ये डायरेक्ट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जिसे
जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये सब बातें मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स में एकदम क्लियरली समझा रखी है, वहां पे चेक करिए, ठीक है। आपको दोनों का फर्क पता होना चाहिए, और उस कंडीशन में ये कहलाएगा आर वेक्टर, और इसे बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा लिखने का ध्यान रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा फर्क रखना भाई, ये डिस्टेंस है, वेक्टर लग गया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, दोनों में लोग कितना फर्क हो गया। अभी मेरी बात समझ में चलिए। तो भाई आदमी तो ऐसे भाग के गया ना, ऐसे तो भाग के गया आदमी। हमने कहा कि तू यहां से यहां तक कितना पहुंचा, उसने बोला कितनी दूरी को पहुंचा है ना, दूरी कितना चला ऐसे करो, तो उसने कहा वैसा मैं इतना चला। अरे बस सर्कुलर पाथ है तो ऐसे तो चलेगा, पाथ लेंथ, हमें पाथ लेंथ चाहिए, उस पाथ लेंथ को उसने लिख दिया एस, ठीक है। चलिए मैंने उसको पूछा कि बता तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था, तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डायरेक्ट एटलीस्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस, ये आपको होगा डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लिख सकते हैं एस वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट भाग रहा है उसका हम पूछ रहे हैं। उसने बताया भाई मेरी डिस्टेंस जो है वो एस है, मेरा डिस्प्लेसमेंट जो एस वेक्टर है, दोनों में फर्क है। अब सबसे बड़ी बात, हम खड़े हैं मान लो यहां पर, हमने कहा ये तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें मैंने वेलोसिटी को क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन नाम की कोई भी चीज नहीं है, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। हमने अभी बात केवल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की करनी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी से भागा, ये ऑब्जेक्ट यहां पर भी वेलोसिटी से भागा। हम यहां पे देख रहे हैं, हमने देखा भाई ये पहले यहां था, हमने देखा पहले ये यहां था, ऐसा यहां पर, थोड़ी देर बाद देखा ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। तो इस ऑब्जेक्ट को पूछा गया तो कितना चला, तेरी डिस्टेंस कितनी, इसने बोला एस। मैंने कहा तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसने बोला एस वेक्टर। लेकिन अब कोई आके मुझसे पूछे कि बता तेरे को क्या दिखा, मेरे को क्या दिखा, भाई मेरे को क्या दिखा, तो मुझे ये लीनियर पाथ यानी लीनियर मोशन में चलता हुआ नहीं दिखेगा। मुझे पता लगेगा कि इसकी एक पोजीशन ये थी, थोड़ी देर बाद में इसकी पोजीशन यहां बदल गई, मेरे रेस्पेक्ट में पोजीशन पहले यहां थी, उसके बाद पोजीशन यहां बदल गई, यानी दो पोजीशन के बीच में यहां पर एंगल पैदा हो गया है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, लेकिन मेरे रेस्पेक्ट में मेरे को पूछा जाए तो मेरे लिए तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मेरे लिए तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मैं पहले से यहां देख रहा था, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैंने इसको यहां देखा, यानी ये जो आर है वो शिफ्ट होकर इधर आ गई है, इसकी पोजीशन यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आ गई है। कितने एंगल पर शिफ्ट हुई है उसको हम बोल देते हैं थीटा, इतने एंगल पर शिफ्ट हुई है। भाई मेरे रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो पहले ए पर थी, बाद में ये बी पर पहुंच गया, इसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई है ए टू बी, कितनी शिफ्ट हुई, थीटा एंगल शिफ्ट हो गई, थीटा एंगल शिफ्ट हो गई। तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो भाग रहा था, वो तो कहेगा भाई मैं ए से बी चलाऊं, एस डिस्टेंस, मेरा डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर, लेकिन मेरे लिए जो सेंटर पर खड़ा आदमी इसको देख रहा था, उसके लिए इसकी पोजीशन शिफ्ट हुई है थीटा एंगल पर, यानी यहां पर दो मोशन दिख रही है, एक तरीके से लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का यही तो सिस्टम है, क्योंकि यहां पर हमें पता नहीं लगता है हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें। आप लीनियर सॉल्व कर लो, आप एंगुलर लेकर सॉल्व कर लो, सब कुछ सही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एंगुलर और लीनियर का मिक्स करके खिचड़ी बना के तैयार कर देंगे, और फिर सवाल हमारा खराब हो जाता है। ठीक, सवाल खराब नहीं होता है, समझ में आया, ध्यान रहेगा। चलिए भाई थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा अभी एक्सेलरेशन की बात नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए तो अब कुछ चीजों की मैं यहां पर बात कर लेता हूं, ठीक है। इधर एक चीजें लिख देता हूं मैं, लीनियर यानी रेखीय गति का समीकरण, और यहां पर लिख देता हूं मैं एंगुलर, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे क्या क्या फर्क करता हूं मैं। कोणीय गति, रेखीय गति, कोणीय गति, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की, सबसे पहले बात करते हैं
डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट वहां था ए से बी तक, तो इसकी डिस्टेंस थी एस, मैंने लिया एस। डिस्टेंस क्या है, कैसे लिखेंगे आप, ये लिखेंगे यहां से, ये लिखेंगे यहां से, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस। टाइम कितना लगा, मैंने माना इसको टाइम लगा, ये यहां पर t बराबर 0 पर, यहां पर t सेकंड पे पहुंच गए, तो सीधा सीधा लिख दूंगा मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और s इज इक्वल टू होगा vt। ये लो क्लियर है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। अभी हम केवल लीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की, और विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा s वेक्टर, विस्थापन होगा s वेक्टर। और आपको पता हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बता रखा है, और फॉर्मूला क्या था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाता है और उसका डिस्प्लेसमेंट ये आता है, उसका निशान मैंने ये भी बताया था आपको कि डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से आता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं भाई, ये r है, ये r है, ये r रूट 2 कर देते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है तब ये होता है, 90 डिग्री ना बने और ऐसे केस में जहां पर एंगल बन जाए थीटा, यहां से और यहां पर दोनों साइड रेडियस आ रही होगी, क्योंकि सर्कुलर पाथ की रेडियस सेम ही होती है, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस हमें चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने लिखा था 2r sin थीटा। ये यहां पर भी किया था हमने, देखो 2 रेडियस r sin, ठीक है, थीटा बाय 2 है, यानी 90/2, पूरा नहीं है, थीटा के नीचे ये केवल, तो 2r sin 90 में 2 का डिवाइड 2 के 45 आएगा, 2r sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इस 2 के अंदर दो चीजें छिपी होती है, √2 × √2, एक √2 से √2 काट दूंगा मैं, तो मेरे पास बचेगा 2√2r, यानी डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 2r sin थीटा/2। जिनको नहीं पता है उनको एक बार मैंने फिर समझा दिया है, ठीक है, लेकिन आप पहले प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन करते हो, ठीक है। यदि आपको ढंग से फिजिक्स समझनी है तो आपको प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। जैसे घास काटना है तो खूब सारे यूट्यूब चैनल पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, आप काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपके लिए मेहनत करके आ रहा हूँ, एक टू जेड समझा रहा हूँ कि कम पढ़े लेकिन परफेक्ट पढ़े, हमारा एक सवाल भी नहीं छोड़ना चाहिए, और हम तो छोड़ने में लगे हैं तो फिर कुछ कर नहीं सकते ना, तो पढ़िए भाई पढ़िए, ठीक है। आगे चलो, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एंगुलर की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पर थीटा, कितना एंगल, ये वाली पोजीशन यहां शिफ्ट हो गई, थीटा एंगल से शिफ्ट हो गई, क्लियर सी बात है। चलिए सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन की बात करो तो थीटा बोल सकते हो आप, कई किताबों में लिखा हुआ पोजीशन, तो वो तब ली जाती है जब पहले से आप किसी एंगल पर खड़े हो। हम यहाँ खड़े और इसको मैंने रेफरेंस लाइन माना है, तो मैंने 0 डिग्री दे दिया है। यदि आप 0 डिग्री पे नहीं खड़े होते, मान लो आप पहले से यहीं कहीं खड़े होते यहाँ पर, और उसके बाद आप चल के यहाँ आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये आपका बन जाता θ1, ये बन जाता आपका θ2, और अब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है डेल्टा थीटा इक्वल्स टू θ2 माइनस θ1। रेफरेंस लाइन से आप कितने एंगल बनाते जा रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी हमने रेफरेंस लाइन जो है वो यही मानी है, तो प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, ठीक है। अब आप कहेंगे एंगुलर डिस्टेंस, उसका कोई लेना देना नहीं हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन यहाँ पर लेना देना है, ठीक। ऐसे टर्म्स तो मैं भी जल्दी से नहीं सुनता हूँ, वहीं पर भी नहीं आती, ये चीजें ध्यान रखो, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या फर्क है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं, इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपने कभी पढ़ा है कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, कोण यानी एंगल, चाप यानी आर, और ये क्या हो गया रेडियस, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आर्क यही तो है, अरे आर्क यही तो है, सरकमफेरेंस यानी परिधि का कुछ पार्ट जो हम चल चुके हैं, यानी ऑब्जेक्ट चल चुका है, यानी ये हो जाएगा s, ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस r, थीटा इक्वल्स टू
एस बाय आर, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक, प्रॉब्लम नहीं है। कौन बराबर होता है 4 बटा त्रिज्या, कौन बराबर होता है 4 बटा त्रिज्या, ठीक है, ये यहां से देख लेगा भाई। चलो आगे बात करते हैं, कुछ और भी बहुत सारी बातें आज कर दिया ना। वेलोसिटीज की बात करते हैं। वेलोसिटी में इधर फिर लिख देता हूं, मैंने मिटा दिया लीनियर और इधर लिख देता हूं मैं एंगुलर। लीनियर के लिए मैं वेलोसिटी की बात करूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों में वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों में वेलोसिटी है, तो बात करते हैं लीनियर की। यदि मैं लीनियर की वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, एस फैक्टर डिवाइड बाय टाइम, ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, एस फैक्टर, मैंने यहां पे शो किया है एस फैक्टर से डिवाइड बाय टी, यानी वेलोसिटी इक्वल टू एस फैक्टर की वैल्यू क्या है, अभी लिखा हमने 2r sin थीटा बाय डिवाइड बाय टाइम, ये यहां पर वेलोसिटी आएगी, आएगी यही तो वेलोसिटी है, क्लियर सी बात है। यहां से यहां तक के केस में, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के केस में यही वेलोसिटी आपकी v एवरेज हो जाएगी, 2r sin थीटा बाय, इसको v एवरेज भी लिख सकते हैं भाई। आपकी मोशन हुई, जिस ऑब्जेक्ट ने मोशन की वो ए से बी तक ही तो की, तो ए इसकी इनिशियल पोजीशन है, बी इसकी फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना टाइम लगता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना होता है, वो वेलोसिटी एवरेज में चला जाता है। वेलोसिटी एवरेज इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये मैं यहां पे टाइम का वैल्यू लगा देता हूं, ये आपकी v एवरेज है, ठीक है। अब एक और बात आपने पढ़ी होगी, v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग, किसी भी दिए हुए टाइम पर, किसी दिए हुए पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहां पर देखो किसी टाइम पर वेलोसिटी देखो, यहां पर कोई टाइम है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां वेलोसिटी v थी, यहां पर वेलोसिटी v है, पूरे सर्कुलर पाथ के अलोंग वेलोसिटी इसकी v ही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदला है, बदला है तो केवल डायरेक्शन बदला है, बदला है तो केवल डायरेक्शन बदला है। और एक बात ध्यान रखना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है, और दोनों में से कुछ भी बदलता है तो एक्सीलरेशन आता है, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम का तो डिवाइड हो गए, बट वेलोसिटी चेंज होना ही एक्सीलरेशन पैदा होना होता है। तो यहां पर देखो हम ये समझते हैं कि वैल्यू तो बदली ही नहीं है, हाँ भाई नहीं बदली, तो क्या उसको वेलोसिटी बदलेगी, डायरेक्शन बदलने से क्या वेलोसिटी को बदलना कहेंगे, हाँ जरूर कहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी रखती है और डायरेक्शन भी रखती है, और दोनों में से कुछ भी बदलता है, चाहे डायरेक्शन बदलो, चाहे मैग्नीट्यूड बदलो, या चाहे दोनों बदलो, बदलते ही एक्सीलरेशन पैदा हो जाता है। आगे मेरी बात सुने, वो कहानी हम थोड़ी आगे पढ़ेंगे चल के, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो, हमें अभी केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें अभी केवल वैल्यू चाहिए, और वैल्यू यहां पर v है, सभी जगह v है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी v हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी v हो जाएगी। ये यहां पर मैंने टाइम के हिसाब से देखा, टाइम हम निकालेंगे भाई जो भी है, अभी तक मैंने कुछ नहीं निकाला, ठीक है, मैं इसको केवल समझा रहा हूं, ठीक। चलिए एंगुलर पे बात करते हैं, एंगुलर पे बात करें। एंगुलर की जो वेलोसिटी का केस होता है उसमें क्या होता है, एंगुलर की वेलोसिटी ओमेगा से लिखी जाती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से लिखी जाती है, जिसका मतलब होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। आप ऐसे ना लिख के आप लिख सकते हो d थीटा बाय dt, ये लो। यहां पर वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, यहां वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds बाय dt, ये इंस्टेंटेनियस है, नो प्रॉब्लम, आप चाहो तो यहां पर लिख देना, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये हम पहले भी ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ले लो, डेल्टा दे रखा है तो डेल्टा ले लो, यदि टाइम इंटरवल आपको मिनिमम से मिनिमम लेना है
तो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दोगे आगे से। क्लियर सी बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। जो यहाँ पर ये v रोल निभाता है वही यहाँ पर ये ओमेगा रोल निभाता है, सिंपल सी बात है। जो कहानी इस ऑब्जेक्ट ने अपने लीनियर पाथ के लिए बोली है वही कहानी यहां खड़े आदमी को एंगुलर में दिखेगी, ठीक है। वही वेलोसिटी ऐसा हो सकता है, लेकिन रिलेशन थोड़ा अलग होगा। देखो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी में रिलेशन है v बराबर होता है ओमेगा r। ये r ओमेगा भी बोलते हैं कई लोग, तो मैं लिख देता हूं r ओमेगा। v बराबर होता है r ओमेगा, और यदि मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो v वेक्टर, लाइट चली गई है भाई, तो भाई लाइट आ गई। अब थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे पास अब इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है। जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है मेरी कोचिंग की, वहीं पर वीडियो शूट होता है। अपने पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, संसाधन कम है, बट क्वालिटी कंटेंट बड़ा जबरदस्त है, उसके साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं v वेक्टर, तो मुझे लिखना पड़ेगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट होगा ओमेगा वेक्टर का और r वेक्टर का, तब जाके v की वैल्यू आएगी यहां पर। और सिंपली हम देखें तो ओमेगा इक्वल होता है v अपॉन r। वेक्टर फॉर्म में ना लिखो, लेकिन एक बात सबसे बड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये जो v है कौन सा v होना चाहिए। अब आप सचिन सर कौन से v की बात करें, चलो मैं इसको पहले से ऐसे समझा देता हूं, ध्यान से देखो। पहले ओमेगा की बात करते हैं। तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, ओमेगा का डायरेक्शन यहां पर निकाला जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ये निकाला जाएगा राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल क्या कहेगा, ओमेगा कैसा होगा, इधर देखते हैं, ये आकार है, इधर अंगुली को ऐसे फैला दो, v इधर है, अंगुली का डायरेक्शन ऐसे करो, ऐसे। तो यदि आप r पर अंगुलियां रखकर v के साइड घुमाते हो, r पर अंगुली रखकर v के साइड घुमाते हो, तो ये जो अंगूठा है वो ओमेगा का डायरेक्शन देगा। ये अंगूठा किसका डायरेक्शन देगा, ओमेगा का डायरेक्शन देगा। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मान लो ये आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे होगा ना, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका, ये यहां पर मैं लिख देता हूं वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है ना, यहां पर है r रेडियस। तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होगा, तो देखो अंगुली को रखो ऐसे, ऐसे रख देता हूं मैं ऐसे, और ये ऐसे घूम रहा है अभी, अरे भाई सर्कुलर पाथ है ऐसे, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो v का डायरेक्शन के साइड में मैंने अंगुलियां कर्ल कर ली, घुमा ली, और r के ऊपर मैंने अंगुलियां रखी, v के साइड में मैंने कर्ल कर ली, घुमा ली, तो जो अंगूठा है वो ओमेगा का डायरेक्शन लेगा। तो इस केस में अंगूठा ऊपर की ओर है, तो इस पॉइंट से जाने वाला जो एक्सिस होगा, जो लाइन होगा, वो डायरेक्ट वहां पर डायरेक्शन होगा ओमेगा का। इसी तरीके से डायरेक्शन बदल सकता है। यदि v बाहर की ओर होता, इस तरीके से होता, तो आप अंगुलियों को रखते और अंगुलियों को कर्ल करते v के डायरेक्शन में, r के ऊपर रखते, कर्ल करते v के डायरेक्शन में, तो अंगूठा नीचे की ओर होता। और उस केस में, ऐसे वाले केस में जहां पर वेलोसिटी ऐसे होती, ठीक है, ये r होता, ये v होता, तो देखो बाहर की ओर आ रही है केवल वेलोसिटी ऐसे, तो अंगुलियां वेलोसिटी के डायरेक्शन में कर्ल कर दो, तो जो अंगूठा है वो ओमेगा के डायरेक्शन को शो करेगा। तो आपको करना क्या है, पहले अंगुलियों को रखना है r वेक्टर पर, यानी रेडियस वेक्टर कह दो, वेक्टर में दिमाग खराब हो जाता है, मेरे को पता है, इसलिए सिंपल सी बात देखो, त्रिज्या रखो, r पे रखो, v के डायरेक्शन में अंगुलियों को मोड़ो, ये मोड़ दी मैंने अंगुलियां, ऑटोमेटिक मेरा जो ये ओमेगा है वो अंगूठा उठाना चालू हो जाएगा। तो सरफेस के बाहर, जब सरफेस के बाहर होता है तो हम डॉट लगाते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, आउटवर्ड। और यदि क्रॉस लगाते हैं तो इनवर्ड डायरेक्शन को बताता है। तो ध्यान रखना, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। क्रॉस लग गया इसका मतलब अंदर की तरफ। यदि वेलोसिटी उल्टी होती है ऐसे, तो हम मान लो इधर से इधर आ जाते हैं, बी से ए आ जाते हैं, तो मैं अंगुलियों को कर्ल कर लेता, बी से ए की साइड में रख लेता आकर, फिर कर्ल कर लेता, ये जो अंगूठा है जो अंदर की ओर बताता, अंदर वाले डायरेक्शन को हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये कहानी तो है, साथ के साथ मैं मिटाता जा रहा हूं, ठीक है, आप इसे नोट कर लेना, समझ में आया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ बातें करते हैं इसके बारे में। दोनों ही फैक्टर मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब क्रेश कोर्स में मैं फिर भी जिक्र
क्वांटिटी है, और भाई इधर की वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इधर से आप देखो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, ये भी तो आपका जो है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ही तो है। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया वेक्टर क्वांटिटी। तो हम थोड़ी सी आगे बात करें तो फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए जो आपका एस है, एस वेक्टर लीनियर डिस्प्लेसमेंट नाम फिर डाल देता हूं मैं, वो तो क्या आपका डिस्टेंस नहीं समझ में है इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया था डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप यहां से चले और घूम कर वापस यहीं पर आ गए, आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है, इसलिए हम कहेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। पहली चीज हम यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, थीटा वेक्टर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी वो भी बात करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, एक आदमी ए से चलकर वापस घूम करके ए पर आ चुका है, यानी थीटा एंगल बढ़ते 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 वापस यहीं पर बनेगा, यानी एंगल बनेगा ये, और ये टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन, ठीक है, यानी 2 पाई रेडियन। आप ऐसे समझ लीजिए, समझ में आएगा, आया क्लियर से बात है, एकदम आसानी से समझ जाएगा फटाक से। ये आपका डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो कितना फर्क आ रहा है। इसलिए हम ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से चलकर कहां पर पहुंच रहा है, उन दोनों पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वो लेते हैं एंगल के हिसाब से, क्योंकि लीनियर के हिसाब से 0 भी हो सकता है, लीनियर के हिसाब से 0 भी हो सकता है, बट यहां खड़े आदमी के लिए तो एंगल बार बार बदलेगा, बार बार उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी और वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, यानी यहां पर जो भी इस ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेलोसिटी जो भी निकाली जाएगी एंगुलर में मैं कह रहा हूं, लीनियर में नहीं, एंगुलर में, इस ऑब्जेक्ट की जो ए से बी तक चला है उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट जो भी निकाला जाएगा वो इस ओ पे खड़े आदमी के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा, इस ओ पे खड़े आदमी के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। वहां पर दो चीजें मायने रखती है, ये ए यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और एक जो ऑब्जर्वर है जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो भी निकालना चाहते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी जो भी निकालना चाहते हैं, उसकी पोजीशन, इन दो पोजीशन पे डिपेंड करता है सब कुछ। अब आप कहेंगे कैसे, चलिए बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करें। मैं मिटाता हूं इसको भी थोड़ा मिटा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं दो चीजें और लिख देता हूं। नॉर्मल पोजीशन में एंगुलर में हमने लिखा कि v बराबर होता है ओमेगा, नॉर्मल फॉर्मूला पे, तो ओमेगा केस में हमने लिख दिया v अपॉन r, ठीक है, मैंने वेक्टर फॉर्म तो बता दी, डायरेक्शन बता दिया, लेकिन सिंपल विदाउट वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो ये v जो है वो कौन सा v है, ये v जो है वो कौन सा v है भाई। जब आप यहां पे पहुंच गए तो यहां पर दो v कंपोनेंट बने, चलिए इधर बना देता हूं। जब आप इधर पहुंचते हैं तो आपके पास एक v ऐसा रहता है, यदि आप कंपोनेंट बनाओगे तो एक बनाओगे v cos थीटा, एक बनाओगे v sin थीटा, यदि यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, कौन सा लिया है। इस तरीके से जब दो या दो से ज्यादा वेलोसिटी शो हो रही हो तब क्या करें भाई, कम से कम दो तो होगी, लेकिन रिलेटिव मोशन पे ज्यादा भी हो सकती है, तब क्या करें। तो यदि इस तरीके से वेलोसिटी शो होती है तो v हमेशा अपना परपेंडिकुलर लंबवत है, वो इस r के परपेंडिकुलर ये v है, उसमें जो v है वो r के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैंने ये तो बात की कि r के ऊपर मतलब अंगुलियां और v के डायरेक्शन में घुमा दो तो अंगूठा ओमेगा को बताना चालू कर देता है, पर ये v और r आपस में 90 डिग्री बनाने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। अभी मैं आपको कहता हूं यार ऐसे सवाल चिंता मत करो, तो ये बात है आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्लियर बेटा। अब थोड़ा सी बात करते हैं पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ओमेगा निकाल लिया हमने, और बाकी बातें हम एक्सीलरेशन के साथ में दोबारा पूरे फॉर्मूले दोबारा सब कुछ लिखने वाले हैं, तो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक क्लास है, समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अगली क्लास आपके हायर लेवल क्लास होने वाले हैं जहां पर हम सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से भाग रहा है r। इस ऑब्जर्वर के ये लो, इस ऑब्जर्वर के 3 पोजीशन है, एक सेंटर O है, एक यहां पर A है, एक में थोड़ा ले लेता हूं यहां पर B ले लेता हूं, हां एक दो ले लेता हूं, दो ले लेता हूं, ठीक है। और ये इसका सर्कुलर पाथ है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वेलोसिटी भी है, ये यहां पर चला गया, इसकी वेलोसिटी यहां भी होगी, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है A। इसने यहां पर एंगल बना दिया थीटा, और इसके साथ एंगल यहां पर मैं बना देता हूं 2 थीटा। एंगल यहां पर 2 थीटा बना दिया इसने, और यहां पर एंगल बना दिया थीटा। ठीक है, मुझे दोनों साइड की वेलोसिटीज निकाल के लेनी पड़ेगी इसको। ठीक है, पॉइंट इसका नाम है क्या कहते हैं, इसका नाम है O पॉइंट दे चुका हूं ना, इसका पॉइंट मैं देता हूं P। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू P, ओमेगा की बात की जाए, पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। एंगल बदल गया, देखो एंगल बदल गया, वेलोसिटी बदल गई। एंगल बदल गया तो वेलोसिटी बदल गई। आप नहीं कह सकते इस ये वाली पोजीशन इसके साथ 2 थीटा बनाती है तो ये वाली पोजीशन इसका थीटा एंगल बनाएगी। मैथमेटिक्स का रूल है, जितना सेंटर पे एंगल बनता है उसका आधा सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है। जितना सेंटर पे एंगल बनता है उसका आधा यहां पर बनेगा, जितना सेंटर पे एंगल बनेगा उसका आधा सर्कमफेरेंस पे बनेगा, परिधि पर बनेगा। तो ये एंगल 2 थीटा की सिंपल सी बात है, थीटा बन गया। ठीक है, थीटा बन गया। मैंने आपको क्या कहा था कि ऑब्जर्वर कहां खड़ा है उसकी पोजीशन पे मायने रखता है, क्योंकि यहां पर एंगल बदल सकता है और बदलता भी है। बी पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो इस O पॉइंट के साथ 2 थीटा एंगल बनाता है। तो यहां पर जो ओमेगा आएगी, यानी O पर B की वेलोसिटी O पर ऐसे लिख देता हूं, B पर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O, वेलोसिटी है B विद रिस्पेक्ट टू O कितनी होगी, तो हम लिखेंगे भाई साहब टाइम देख लो 2 थीटा बाई T। ये लिखो, मान लो टाइम T है, यहां पर वही पुराना केस है, वही टाइम T लगा इसके लिए, तो हम लिखेंगे 2 थीटा बाई T, क्योंकि एंगल यहां पर 2 थीटा बना है। एंगल यहां से यहां तक कितना बना है, 2 थीटा बना है। आ गई मेरी बात समझ में? ये लो, इसको मैं ओमेगा लिख देता हूं, इसको मैं क्या लिख देता हूं, ओमेगा लिख देता हूं। ठीक है, अब वेलोसिटी एक पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट B से खड़े आदमी को कितनी वेलोसिटी दिखेगी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि यहां एंगल बदल रहा है तो उसे कितनी एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी। लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी तो v रहेगी, उसका कोई दिक्कत ही नहीं, उसका केवल डायरेक्शन बदलता हुआ दिखेगा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो कि एंगल पर और पोजीशन पे डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर के पोजीशन पर, वहां पर देखो एंगल बनेगा आपका थीटा बाई T, यानी थीटा बाई T। यहां पर 2 थीटा बाई T को मैं ओमेगा बोलूंगा तो थीटा बाई T को मैं बोलूंगा ओमेगा बाई 2। ये यानी ऑब्जर्वर यदि O पे खड़ा है तो O पर खड़े ऑब्जर्वर को ये ओमेगा से भागता हुआ दिखेगा, तो P पर खड़े आदमी को ये ओमेगा बाई 2 से भागता हुआ दिखेगा, यानी कम एंगुलर वेलोसिटी से भागता हुआ दिखेगा, यानी धीरे धीरे भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन यदि मैं यहां पर बात करूं, अच्छा चलो चलो चलो, ये तो हमारा सीधा सा सिस्टम हो गया। आप ऐसा नहीं लेना चाहते तो ऐसा ले लो, V B O, वेलोसिटी एट पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू O, है ना। O पे खड़े ऑब्जर्वर को B के जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला V बाय R, V बाय R। भाई यहां से यहां तक तो R है, नो प्रॉब्लम, यहां से यहां तक R है, नो प्रॉब्लम, यहां से यहां तक कुछ तो होगा, आप ऐसे भी ले सकते हो। मैं यहां पे ले लेता हूं स्मॉल r जो भी है, या ऐसे ले लो, एक ही बात कर लेता हूं, एक ही, क्योंकि वहां पर मैं अच्छे से समझ आया। A पर भी चेक कर लेते हैं। अब A पर एंगल नहीं दिख रहा है, A पर एंगल नहीं दिख रहा है, तो वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी 8.a विद रिस्पेक्ट टू, तो हम लिखेंगे v परपेंडिकुलर बाय r, क्योंकि इस O वाले जो पॉइंट है और ये जो A वाला पॉइंट है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस r। ये मैंने यहां पे लिख रखी है, रेडियस r, सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो P पे खड़ा है उस आदमी को क्या लिखेगा, ओमेगा एट a विद रिस्पेक्ट टू P, उसको क्या नजर आने वाला है, तो एंगल यहां पर तो एंगल का काम हो गया हमारे एंगल से, लेकिन एंगल नहीं होता तो क्या करते हैं, एंगल नहीं होता तो वेलोसिटी को पकड़ते हैं, ये जो v है ना, ये v, इसको पकड़ते हैं।
तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r एंड अगेन कितनी है r, और ये बन जाएगी आपकी 2r, देन v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2r, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय 2r। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है, देखने में फर्क आ रहा है। वैसे ही कोई पॉइंट यहां पर होगा, एक और पॉइंट लेता हूं मैं, पॉइंट c ले लूंगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2r, r 2r। तो आप लिखते वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट A with respect to point C equals to v perpendicular डिवाइड बाय डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस वेलोसिटी के बीच में क्या डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r, r 4r हो गया, तो ये हो गया 4r, ये बनता ओमेगा। यदि आप इसे ओमेगा मानते तो ये ऑटोमेटिक ओमेगा बाय 2 हो जाता और ये ओमेगा बाय 4 हो जाता, नो प्रॉब्लम। अब ये मत कहना सर इस ये वाले को ये आधा बोलता है, यहां भी लिख सकता है, डिपेंडिंग ऑन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, डिपेंड करता है मेनली पोजीशन पे कि ये ऑब्जेक्ट है वो खड़ा कहां है। मैंने बी पॉइंट के लिए भी निकाल के दिखाया आपको, ए पॉइंट के लिए भी निकाल के दिखाया, मैं इसके लिए भी निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा भाई, ये आ रहा है, ये कितना होगा, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये निकाल दो तो आप आसानी से लिख जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। समझ में पोजीशन का फर्क ऐसे पड़ता है। अब आप कहेंगे सर एक तरीके से मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, एक और तरीके से समझाओ, ठीक है। अब ये आपको इतना तो समझ आएगा, मैं इस आधे को निकाल देता हूं, यानी मैं सर्कल के हिसाब से देखूं तो ये ऑब्जेक्ट है वो सर्कल यहां बनाना चाहिए एक तरीके से। यदि ये सर्कल यहां बन रहा है, चलो उस तरीके को छोड़ दो, थोड़ा क्या कंफ्यूजन ज्यादा था। ऑफलाइन क्लासेस में आप आराम से प्रैक्टिकल के थ्रू से समझा सकते हैं। चलिए, लेकिन यहां पर समझ में आया, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, पोजीशन में कितना फर्क आ रहा है, ठीक है। पोजीशन बड़ी मायने रखती है, पोजीशन बड़ी मायने रखती है। तो एक सवाल कर ले ख्याल से, एक सवाल कर ले, चलिए एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं। ये आपका पॉइंट है O, यहां से यहां तक रेडियस है R, यहां से यहां तक रेडियस है R, और ये पॉइंट है आपका A। मैं इसको लिखता हूं M, M फॉर मैन को दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट के यहां पर, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन फिलहाल कहीं ऐसा है, कहीं कुछ ऐसा है, कहीं कुछ ऐसा है, कैसा ले लूं, कहीं कुछ ऐसा ले लेता हूं, कहीं कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने इसको मिला दिया, यहां पे इसने बनाना है 90 डिग्री, क्लियर। चलिए अब मैं कहूं कि मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने यहां पर ले लिया 45 डिग्री एंगल, यहां पे ले लिया 45 डिग्री एंगल। अरे भाई r है ना, और ये बन गया r√2, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको, ये 45 है, चलो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, इसको थोड़ा बदलते हैं, एंगल को ऐसे ले लेते हैं बिना एंगल के, इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट यहां पर भी वेलोसिटी है, तो ये 45 है, तो मैं इसको भी ले लेता हूं 45। दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इधर, जैसे मैं लिखूंगा v sin 45, और इस कंपोनेंट को मैं लिखूंगा v cos 45। अब मैं कहूंगी ओमेगा निकाल के दो इस पॉइंट पे ओमेगा निकाल के दो, जिसका नाम है a। मुझे पॉइंट a पर ओमेगा चाहिए, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, मुझे ये पता करना पड़ेगा। मुझे चाहिए o के रेस्पेक्ट में या मैन के रेस्पेक्ट में, तो मुझे चाहिए मैन के रेस्पेक्ट में, मुझे चाहिए मैन के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर ध्यान से देखना, ओमेगा बराबर होता है v अपॉन r, लेकिन v जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब देखो यहां पर r क्या है, डिस्टेंस क्या है, तो आदमी से डायरेक्ट डिस्टेंस देखो, ये है डिस्टेंस। अरे भाई इसको पकड़ लो ऐसे, और इसको पकड़ के घुमा दो, तो यही तो घुमाएगा इसको ऐसे करके, यही तो घुमाएगा, सर्कुलर मोशन तो यहीं से बनेगी। इस आदमी को आपने पकड़ लिया, इस ऑब्जेक्ट को एक धागे से सीधा बांध के ऐसे घुमा दिया, तो यही तो घुमाएगा, ये वाली वेलोसिटी तो घुमाएगी ना, तो ये घुमाएगी ना ये घुमाएगी। तो आपके पास सीधा सा भी परपेंडिकुलर आपके पास है v sin 45 डिवाइड। अब आप बात करेंगे डिस्टेंस कितनी, तो डायरेक्ट डिस्टेंस आपके r√2, और अब आपके पास आ जाएगा v sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और आपके पास यहाँ पर पहले से r/√2 लिखा हुआ है, v/2
2r हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सवाल आएगा एकदम क्लियर, नो प्रॉब्लम। हमें उससे मतलब भी क्या है, तो अपने काम से समझ में आया? चलेगा? ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे बात करते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे तरह से पोजीशन बदलने से क्या फर्क पड़ता है और ओमेगा कैसे निकलता है। मैंने यहाँ पे बता दिया कि बी परपेंडिकुलर लेकर आप कैसे ओमेगा निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बात करें। मान लो जो हम बात कर रहे थे, ये आर रेडियस है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला जाता है, ये रेडियस आर है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है आर वेक्टर वो एस वेक्टर आता है, रिलेशन निकाल के देखते हैं, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका ठीक आता है। सिंपल सी बात है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मैं 90 डिग्री ले लूँगा, ठीक रहेगा, 90 डिग्री ले लेंगे। अच्छा चलो बाद में ले लेंगे यार, क्या आसान बनाने के लिए वहाँ ले लेंगे, ठीक। और ये आपकी जो डिस्टेंस आती है वो आप एस लेते हैं, आर्क लेंथ ऑफ आर्क ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, थीटा, वो है थीटा। और हमारा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस फैक्टर, एस फैक्टर, इसका मैं लिख के बताऊंगा मैं, एस फैक्टर वो कितना होता है, क्या लिख दिया मैंने, 2r sin थीटा बाई, ठीक होता है, ठीक है। हमको पता है एंगल इक्वल टू होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस, तो थीटा इक्वल टू आर्क जो है आर्क एस, ऐसे है ना, यही तो आर्क है, अरे यही तो आर्क है, यानी चाप तो यही है और रेडियस हमारी आर है, क्लियर सी बात है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस बाय आर, तो यहाँ पर रेडियस को लिख देता हूँ आर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। रेशियो निकालते हैं सब दोनों का अनुपात निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालें, क्या निकालोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो उसका, नो प्रॉब्लम, कैसे निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस रेशियो ले लेता हूँ सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस रेशियो, लीनियर, ये लीनियर है, एंगुलर नहीं लीनियर है। लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो है एस वेक्टर, और जो डिस्टेंस आया है वो आया एस, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर, ये डिस्टेंस हमारा आर, आर की जो लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है एस वेक्टर, उसका फॉर्मूला ये है 2r sin थीटा बाई, और जो s है वो होता है हमारे यहां से देखो r s बराबर r इनटू थीटा, r बराबर इक्वल होता है रेडियस इनटू एंगल, तो मैं यहां पे लेता हूं रेडियस इनटू एंगल। चलो वो लेना पड़ेगा, तो वरना थोड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, होने तो चलो ठीक है। r से मैंने r काट दिया और मेरा ये जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2 बाई थीटा sin थीटा बाई, थोड़ा अजीब सा हो गया ना, इसको उल्टा करते हैं, हम लेते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ताकि थोड़ी अच्छी फॉर्म नजर आए, तो उसका उल्टा कर दो, थीटा बाय 2 नीचे आएगा, नीचे साइन थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 ऐसा कैसे रहेगा, ऊपर में 1 लिख देता हूं, 1 बाय साइन थीटा बाय 2 हो जाता है कोसेक थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 कोसेक थीटा बाय 2, तो ऐसा करता है 2r sin थीटा बाय 2, ठीक है। s जो है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस, जो कि आपकी r का लेंथ है, यानी चाप की लंबाई है, जो दूरी है a और b के बीच की, उसको हम लिख सकते हैं r इनटू थीटा, ना प्रॉब्लम, आपने काटा तो आपके पास है थीटा बाय 2 कोसेक थीटा बाय 2, आंसर काफी निकल जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़े, चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एंगल के बजाय आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरी पोजीशन ए से बी पॉइंट तक ऐसे चलती है, ऑब्जेक्ट है, मैं तो यहाँ करूँगा ना, आप लोग तो यहाँ करें ऑब्जर्वर के रूप में,
तो ये जो डिस्टेंस है एस, ये कितनी होगी? वैसे तो थीटा के साथ निकालो तो थीटा लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ पर रेडियन में लिखना, ठीक है, रेडियन में लिखना। क्यों? क्योंकि ओमेगा की जो यूनिट होती है और रेडियन पर सेकंड होती है, ठीक है, जबकि वी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन मैं अगली क्लास में इसको बताने वाला हूँ। रेडियन पर सेकंड या रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं, आरपीएस, आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। कभी कभी आरपीएम भी दे देते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, चक्कर प्रति मिनट, इसका मतलब होता है चक्कर प्रति सेकंड। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना क्या बोला गया है। एंगल बोला गया है तो आपको चक्कर में संख्या पूछी जाएगी तो आप ध्यान देना एंगल कितने बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि सीधा सीधा रिवोल्यूशन पर सेकंड ही दे रखा है या रिवोल्यूशन पर मिनट ही दे रखा है, आपको चक्कर की संख्या डायरेक्ट दे रखी है, तो चक्कर ही पूछे जाए तो कोई डिवाइड नहीं देना होता है। अब आप कहेंगे क्या समझा ले सर, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल करूंगा और समझ लेंगे इस बात को, ठीक है। ये भी इसकी यूनिट है, ये भी इसकी यूनिट है, ये भी इसकी यूनिट है। यदि आपको रेडियन पर सेकंड दे रखा है, नो प्रॉब्लम। आरपीएम दे रखा है तो क्या करेंगे, तो ओमेगा का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई n बाय 60। n यहाँ पर है तुम्हारा चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति मिनट, सॉरी कितने मिनट, एक मिनट में कितने चक्कर कर रहा है, ऐसे कुछ करके। और यदि आपको सीधा सीधा चक्कर प्रति सेकंड दे रखा है, यदि आपको आरपीएम दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन यदि आरपीएस दे रखा है तो आपको 2 पाई f देना है, लिखना है। और ये f जो होता है चक्कर, चक्कर, चक्कर में चक्कर, चक्कर, चक्कर प्रति सेकंड, दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान से लिख लेने हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी बात करते हैं। तो s बराबर आपका एक फॉर्मूला होगा r इनटू थीटा। आपको रेडियन में पाई बाय 2 लेना पड़ेगा, लेकिन मैं वैसा लेना ही नहीं चाहता, मैं वैसा लेना ही नहीं चाहता। सिंपल सा लेना चाहूँ तो मैं इसको लिख दूंगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर सी बात है, देख सकता हूँ। आप कहोगे नहीं कुछ और ले लो, आप ये नहीं लेना चाहता हूँ तो और भी ले सकते हैं। यहाँ से आकर देखो, यहाँ से आकर ये जो आपका सर्कमफेरेंस है ना, ये जो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस है, मैं अभी भी सही ले लूँ, r इनटू थीटा, v इनटू 3, ये भी ले सकता हूँ। एक चीज और लिख सकता हूँ क्या, ये जो सर्कमफेरेंस है ना, यानी ये जो पूरा एक सर्कल बनेगा ना, उसका चौथाई पार्ट है, उसका चौथाई पार्ट है। यानी टोटल 2 पाई r होता है तो चौथाई हो जाएगा 2 पाई r बाय 4, 2 से ये कट जाएगा और पाई r बाय 2 आ जाएगा और आप यहाँ पर लिखेंगे पाई r बाय 2। सिंपल सी बात है, पाई r बाय 2। तो आपने लिखा v इनटू t, आपके पास आया पाई r बाय 2, तो v बराबर आप लिख देंगे पाई r बाय 2 डिवाइड बाय t। ये लो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। आपने ये क्यों लगाया, क्योंकि अभी आपके पास एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से हटा दे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपकी वेलोसिटी आ गई है। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, मैंने उस समय बताया था आपको, ये एवरेज ले सकते हैं आप, पाई r देख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं, आपको लग रहा है ना सब सही है। इधर हमने पूरी क्लास देखी होगी तो ध्यान से देखना, मैंने एक बार पहले भी v एवरेज दिखाया था आपको। ये v एवरेज कहां से निकलता है, वेलोसिटी कहां से निकलती है, वेलोसिटी निकलती है डिस्प्लेसमेंट से। यानी एक्चुअली में हमारा v एवरेज ये नहीं है, हमारा ये v एवरेज नहीं है, तो हमें इस v की भी कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम टाइम की वैल्यू, और टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r डिवाइड बाय 2v, यहाँ से निकल जाएगा। अब मैं कहूंगी मुझे तो v एवरेज निकाल के दो, v एवरेज निकाल के दो, तो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाता है r2, ये यहीं कहीं जाके मिलेगा r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका आ रहा है r√2, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है। v एवरेज क्या होता है भाई, v एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, देन v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है r√2। अभी मैंने दोबारा जो पहले लिखाया था तब भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2r sin थीटा बाय 2, वो भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वो थीटा के लिए काम आता है, लेकिन हमें यहाँ पे थीटा पता है नहीं के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, टाइम बचेगा। टोटल टाइम कहां से लाएंगे, टोटल टाइम यहां से उठाएंगे, पाई r डिवाइड बाय 2v, r
ये ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 2√2 v/पाई। ये v क्या है यहां पर? अभी तक कईयों के दिमाग में बात आ रही होगी, नहीं आ रही तो भी लानी है। ये v क्या है यहां पर? मैंने वापस आगे लिख के वापस पीछे क्यों गया मैं? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या फर्क है इस v में और इस v एवरेज में। ये जो v एवरेज है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए है, टोटल। अब इसमें एक वैल्यू कहां पर भी चला, एनीथिंग जो भी हुआ, ठीक है, टोटल टाइम के साथ में वेलोसिटी निकल गई वो है। बट ये जो v है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है, और किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि वेलोसिटी दी जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग होता है, यानी 2√2 पाई। और इस v को मैं लिख सकता हूं v इंस्टेंटेनियस, यानी मैं यहां पर v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस लेना चाहूं, इन दोनों का रेशियो निकल के आता है 2√2 डिवाइड बाय पाई। ये दोनों देखो एक चीज निकल जाएगी, समझ में आएगा? चलिए से बात है। अब ये जो चीजें कहां आती है, जैसे घड़ी की सुई घूम रही है, तो घड़ी की जो सुई की जो टिप है, घड़ी की सुई की जो टिप है, उस टिप को कितना टाइम लगेगा, उस टिप की वेलोसिटी क्या है, ये सब निकालना होता है उसमें, ठीक है। वो सब सर्कुलर मोशन में निकल जाता है। चलो एक दो सवाल ऐसे कर लेते हैं, फटाफट काम आएंगे हमारे, ठीक है। आपको ओमेगा दे रखा है, आपने निकाल दिया। कैसे कैसे निकाला? ओमेगा दे रखा है तो आप लिख सकते हो, ओमेगा नहीं दे रखा है, ये रेडियन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर सेकंड ऐसा कुछ दे रखा है, तो आप 2πm/60 2πm से निकाल दोगे। ये भी फॉर्मूला है, चक्कर प्रति सेकंड और चक्कर प्रति मिनट के। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला जाएगा। टाइम में तो पता होना चाहिए कि एक सर्कल पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, हर बार ऐसे तो नहीं निकालेंगे। ओमेगा के लिए टाइम निकालना हो तो कैसे निकालो, ओमेगा के साथ टाइम निकालना हो तो कैसे निकाले? तो जो आपका टाइम पीरियड होता है, सभी जानते हैं ये फॉर्मूला, टाइम पीरियड का होता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा, सिंपल सी बात है, 2π/ओमेगा, ठीक है। चलो एक सवाल देखते हैं। ये आपकी मिनट की सुई है, मिनट, और ये आपकी सेकंड की सुई है। ये आपकी मिनट की सुई है, ये आपके सेकंड की सुई है। मिनट की सुई धीरे धीरे घूमती है, मिनट की सुई धीरे धीरे घूमती है, ठीक है। सेकंड की सुई तेजी से घूमती है, और एक चक्कर जो पूरा लगा लेती है, सेकंड वाली जो सुई है वो एक चक्कर जो पूरा लगा लेती है वो 60 सेकंड में लगा लेती है, ठीक है, क्लियर। और मिनट की जो सुई होती है, मिनट की सुई वो 60 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसको पूरा होने में 60 मिनट लगते हैं, इसको एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड लगते हैं, इसको 60 मिनट लगते हैं। 60 मिनट के हिसाब से 3600 सेकंड हो गए। सही है क्या, गलत है? एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं। सीधा सीधा करके आएगा, क्लियर। इन दोनों का ओमेगा का रेशियो निकालो, ओमेगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा 2। ये मैं ले लेता हूं मिनट, ये मैं ले लेता हूं सेकंड। मिनट को लिख सकते हैं 2π/t, ये लिखो ना 3 मिनट। अरे टाइम पीरियड बराबर होता है 2π/ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2π/t। ये लो यहां लिखूंगा 2π/t सेकंड, 2π से 2π चला जाएगा, ओमेगा m ओमेगा s बराबर क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ts ऊपर आ जाएगा, tm नीचे रह जाएगा। ts टाइम पीरियड कितना है भाई, ts सेकंड वाले सुई ना 60 सेकंड, ठीक है। और टाइम पीरियड मिनट वाले सुई का कितना है, 60 मिनट है, ये 60 सेकंड है। आप लिखोगे ओमेगा m बाय ओमेगा s, दोनों का हमें जो एंगुलर वेलोसिटी से उसका रेशियो चाहिए। मिनट वाली जो सुई है उसके सामने आएगा 60 सेकंड, और यहाँ पर आएगा 60 मिनट। मिनट को आप सेकंड में बदलो, आप 60 लिख दो, 60 से 60 काट दो, 1/60 हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ ओमेगा मिनट इक्वल टू ओमेगा सेकंड डिवाइड बाय 60। लिख सकता हूँ, समझ में आएगा ऐसा। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, मिटा दूं, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से इसमें निकाला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे रिलेटिव
वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी डाल लेते हैं, काम आएगा हमारे, बहुत काम आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, अब आप कैसे कहां कहां डाल देते हो आप? अरे भाई साहब देखिए डालना पड़ेगा क्योंकि हमें दो ऑब्जेक्ट है ना। मान लो मैं बैठ गया मिनट की सुई पे और मेरा फ्रेंड मैं विष्णु सर, विष्णु, और आप लोग स्टूडेंट यहां बैठे हैं, आप बैठे हो यहां पर, स्टूडेंट सब यहां बैठे हैं, आप बोलो सर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो हमें चेक करना है कि मेरे रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपके रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी है। तो हम दोनों एक ही साइड घूम रहे हैं, तो ये तो है ओमेगा एम और ये है ओमेगा सेकंड वाले सुई पे है। ये स्टूडेंट समझ लो, मैन फॉर मैं समझ लो, ठीक है। तो जो v रिलेटिव है किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, ये ध्यान देना है भाई, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए उसको रख लो। मेरे रेस्पेक्ट में चाहिए, मुझे क्या फील आएगा, तो मेरे को फील आएगा ये ओमेगा एम माइनस ओमेगा एस, सिंपल सी बात है। विद रेस्पेक्ट टू जो रिलेटिव मोशंस में पढ़ चुके हैं। यदि हम एक दूसरे के अपोजिट होते, यह सेम डायरेक्शन में, तुम्हें कैसा दिख जाएगा ओमेगा एस एम वेलोसिटीज गलत विद रेस्पेक्ट टू मैं, विद रेस्पेक्ट अब ऐसा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट विद रेस्पेक्ट टू मैं, विद रेस्पेक्ट टू मैं, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ मैं। मेरी वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी, आप मेरे को रोक दो, मेरी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, आपकी वेलोसिटी इधर है, मेरे को रोको और मेरी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, मेरी वेलोसिटी ऐसे थी, उल्टा करके जोड़ दो, मेरी वेलोसिटी किधर हो जाएगी ओमेगा एस प्लस ओमेगा एफ को माइनस कर देना। अब मेरी वेलोसिटी कितनी है, मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगी ओमेगा एम माइनस ओमेगा एस। यहाँ पर ग्राउंड आता है, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा पढ़ लेंगे। यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड, ये पे ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड यानी वहां पर खड़ा है कोई आदमी ऐसे, और उसको मैं किस ओमेगा से चलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ और स्टूडेंट किस ओमेगा से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ली जाती है, ठीक। खड़े आकर क्या करता है, ये हम दोनों को चलते हुए दिख रहा है, तो मैं अपने फ्रेम से कोई अपने फ्रेम में खड़ा होकर देखता हूँ, इस वाली सुई पर, इस वाली सुई के फ्रेम में खड़ा होकर देखता हूँ, तो मुझे आपकी वेलोसिटी ये नजर आती है। यदि आपके फ्रेम से आप देखते हो तो मेरी वेलोसिटी आपको ये नजर आती है। ग्राउंड पे खड़ा कोई देखता है तो उसे हम दोनों इस वेलोसिटी से चलते हुए नजर आते हैं। अब मैं पूछूं ये दोनों मिलेंगे कब? भाई आप तो भागीदार मान लो आप तेज हो तो आप भागीदार एक टाइम प्लस आएगा तो पीछे से आकर मुझे क्रॉस करोगे, वो टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड मिलने का, मिलना, मिलन की रात है, 2 पाई बाय ओमेगा रिलेटिव, देन टोटल टाइम इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा रिलेटिव, कोई सा भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, की बात तो नहीं, ये ले लेता हूं, आपकी वेलोसिटी स्थिर है, ऐसे में ले लेता हूं, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, 2 पाई ओमेगा को क्या ले सकते हैं, 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड ऑफ एस माइनस 2 पाई बाय टी, ये मेरे लिए है तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, 2 पाई को कट जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा 1 बाय टी एस माइनस 1 बाय टी एम। टाइम पीरियड के साथ निकाल लेते हैं रेशियो, जगह बढ़ गई है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं टी इक्वल्स टू, समझ में आएंगे यार, 2 पाई यहाँ से मैं निकालू, 2 पाई से 2 पाई काट दो, अब आपके पास बचेगा 1 टी मिलना 1 बाय एलसीएम लोगे टी एम टी एस आएगा, यहाँ पे चला जाएगा टी एम माइनस टी एस, टी एम माइनस के टाइम पीरियड तो नहीं ज्यादा दूंगा, बहुत धीरे धीरे चलाऊं, आपकी वेलोसिटी तो ज्यादा है, आपकी वेलोसिटी तो ज्यादा है, मेरी वेलोसिटी कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ ओमेगा एस इज ग्रेटर देन, कैसे समझ लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, आप मैंने आपके हिसाब से लिखा है, आप करते करते पीछे साइड फिर मुझे मिलोगे तो वो टाइम कितना होगा, टी मिलना बराबर ऊपर चला जाएगा ये टीएम टीएस और ये जाएगा टीएम माइनस टीएस। हम इस टाइम पीरियड में मिलेगा, हम इस टाइम पीरियड में मिलेगा। अब मैं कहूं
वही मिनट और सेकंड वाली बात कि वो सुई आपस में कब मिलती है, तीन मिलना वो कब मिलती है। तो देखो मिनट वाली सुई का टाइम होता है 3600 सेकंड का, यही होता है ना। सेकंड वाली सुई का टाइम होता है 60 सेकंड का, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे करके ताकि आप देख लेना और सॉल्व कर लो। सेकंड इसमें आंसर आ जाएंगे आपके पास, मिनट में लेना चाहो तो मिनट में आंसर डाल लो। नो प्रॉब्लम, मिलने का आपका जो भी ये साइड टाइम है। यदि आप सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो तीन मिलना बराबर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस। ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या होता है ओमेगा, क्या होता है v, क्या होता है थीटा, क्या होता है s, क्या होता है s वेक्टर, क्या रिलेशन है, क्या v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस के बीच में रिलेशन है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है। ये एंगुलर के साथ है, ये लीनियर के साथ है। यदि एक चीज ओमेगा के साथ घूम रही है और दूसरी भी ओमेगा के साथ घूम रही है तो मिलेगी कब, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कब होगी। यदि किसी पॉइंट से देखने पर हमें कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से दिख रहा है और किसी और पोजीशन पे वो भी अपनी पोजीशन बदले के मतलब हम अपनी पोजीशन बदल ले तो क्या फर्क पड़ेगा ओमेगा पर। यानी मैं सेंटर से देखूं तो क्या फर्क पड़ेगा और यदि मैं सर्कमफेरेंस से देखूं तो क्या फर्क पड़ेगा ओमेगा के साथ क्या रिलेशन आने वाला है, ये सब हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं और पढ़ चुके हैं। तो अच्छे अच्छे सवाल भी किए। अब आपके हिस्से में है एक अच्छा सवाल कि घड़ी के सेकंड की सुई और अर्थ जो अपने घूमती है, घंटे की सुई लेती है ना, तो घड़ी के घंटे की सुई जो 12 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है और अर्थ धरती जो 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा करती है, अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करती है, दोनों की ओमेगा यानी दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है। अब यदि आपने सेकंड और मिनट पढ़ा है तो अर्थ और जो घंटे की सुई होती है यानी आर की जो सुई है उन दोनों के बीच का जो ओमेगा का रिलेशन है आसानी से निकाल सकते हैं। आज की क्लास आपको लगी है मजेदार, शानदार, आपका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्लियर हुआ है बहुत कुछ, तो लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो, आपके कमेंट का इंतजार। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेटेड मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे यूज करना है, ठीक है। यदि एक्सेलरेशन आता है तो किस तरीके से आता है, कितने टाइप के एक्सेलरेशन पैदा होते हैं और किस किस समय पर कौन कौन से एक्सेलरेशन का वजूद है, यानी उनकी जो वैल्यू है क्या है, समझिए। नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा, बड़ी क्लास होने वाली, शानदार होने वाली, धमाकेदार होने वाली, धमाकेदार होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करते रहिए, नोट्स पूरे कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इसके साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे मैंने सब कुछ आपको PDF लिंक्स बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दीजिए आज्ञा, जब तक के लिए जय हिंद।